ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉन्टिन्यूअस डेटा फॉर पीडीएफ प्लीज डिस्कस। तो डाउट क्लास में थोड़ी डिस्कस करेंगे, तो लाइव क्लास ज्वाइन करो, उसके लिए रिकॉर्डेड लेक्चर देखो। अभी 1 घंटे 2 घंटे लगातार थोड़ी डाउट क्लास कराऊंगा ये। उसके लिए आप लाइव जो लेक्चर्स लाइव क्लास हुए हैं, या तो वहाँ पे ज्वाइन करो जो एकलव्य बैच की क्लास है उसमें, या फिर ऑलरेडी क्लासेस हुए हैं उसका रिकॉर्डेड देखो, या अगर रिकॉर्डेड देख चुके हो तो जो डाउट है वो पूछो। अब यहाँ पढ़ाऊंगा थोड़ी 2 घंटे में, ये मान लो 1-2 घंटे का टॉपिक है, तो यहाँ क्यों पढ़ाऊंगा? क्वेश्चन पूछो ना, क्या क्वेश्चन डाउट है। ठीक है भाई, रिकॉर्डेड लेक्चर देखो, ऑलरेडी ऐप में ये कंटेंट है, यू वॉच देयर। ये कंटेंट ऑलरेडी हमने पढ़ा चुके हैं ना, उसमें हो ऑलरेडी है। ये अभी लाइव क्लास एकलव्य 1-2 में हो गया है ये ट्रांसफॉर्मेशन। एकलव्य 1 एकलव्य 2 में हुआ है, एकलव्य 3 में भी हो गया है, एकलव्य 4 में अभी होगा। तो इसमें लाइव क्लास ज्वाइन करो, बाकी 3 के रिकॉर्डिंग है उसमें देखो, और रिकॉर्डिंग देख के कुछ डाउट आ रहा डाउट पूछो, क्या डाउट है ये पूछो। ठीक है, ये तो डाउट क्लास है, डाउट क्लास में अभी थ्योरी पढ़ाएंगे तो इतना टाइम नहीं है। तुम्हारे पास कुछ क्वेश्चन है, रिकॉर्डेड लेक्चर अगर देखे हो क्वेश्चन है तो डाउट पूछो। समझ आ रहा है? और मैं 4 बार पढ़ा दूंगा तब भी तुम्हें कुछ नहीं आएगा वो चीज़ें, अनलेस यू ट्राई योर सेल्फ। रिकॉर्डेड लेक्चर ऑलरेडी है, लाइव क्लास में डिस्कस हुआ है, तो ये तुम्हें तब आएगा जब तुम खुद से पहले जो मैंने लिखा है उसके नोट्स बनाओ, उसको पढ़ो, उस पर जो क्वेश्चंस कराएं वो करो, कुछ नए क्वेश्चन ट्राई करो, तो आएगा। जो भी नहीं समझ आ रहा वो पूछो, क्या दिक्कत है। अभी सिमरन मैम डाउट क्लास ले रही हैं इतने डेली 1-2 घंटे की, उसमें तुम पूछ सकते हो। मैं भी डाउट क्लास ले रहा हूँ, तो इसमें किसी को डाउट है नहीं। अब तुम्हें थ्योरी पढ़ाएंगे, इतना टाइम अभी तो नहीं है कि डाउट क्लास में थ्योरी करा पाएंगे। एनीवे इसके लिए बैच ज्वाइन करो, मतलब लाइक जो बैच है उसमें करा देंगे। अभी उसमें एकलव्य 4 में भी स्टार्ट करेंगे। एकलव्य 4 में कहाँ तक हुआ है? अभी तो जस्ट रैंडम वेरिएबल स्टार्ट हुआ है ना। एकलव्य 4 में अभी क्लास होगी, रेगुलर क्लास करो, उसमें हो जाएगा। एकलव्य 4 का जो सिलेबस है ना, सो इसमें जो है ये है ना, तो एकलव्य 4 में भी जस्ट ये स्टार्ट हुआ है। हाँ आई थिंक यहाँ तक लास्ट क्लास में हमने तो PMF आई थिंक स्टार्ट करना यहाँ तक हुआ है। तो अभी देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंक्शन ऑफ, ये अभी अगले 2-3 क्लास में ये टॉपिक आएगा, वहाँ ज्वाइन करो। ठीक है, ये टॉपिक बोल रहे हो ना, अगले 2-3 क्लास में आएगा उसमें, एकलव्य 4 में। ठीक है। हाँ तो रिकॉर्डेड बैच में कराए गए हैं ना, रिकॉर्डेड बैच में नहीं कराया गया है, मतलब रिकॉर्डिंग लाइव बैच का ही तो रिकॉर्डिंग ऐड होता है, तो रिकॉर्डेड लेक्चर में है ना ये चीज़ें। वहाँ मैंने एक बार पढ़ाए, रिकॉर्डिंग आपको मिल गया, फिर पढ़ाऊँगा वही चीज़ें हैं, तो उस रिकॉर्डिंग को 2-3 बार चाहो तो देखो, या एक बार देखो उसका अपना नोट्स बनाओ, नोट्स को खुद से 4 बार लिख के देखो, और जिस पॉइंट पे डाउट है वो मुझसे पूछो कि मुझे इस पॉइंट पे डाउट है। मैं अगर अभी पूरी थ्योरी पढ़ाऊँगा तो वैसे ही पढ़ाऊँगा जैसे तुम रिकॉर्डिंग देखोगे, तो एक बार और रिकॉर्ड हो जाएगा, उससे नया क्या हो जाएगा? ऑलरेडी 3 बार रिकॉर्ड हो चुका है, चौथी बार रिकॉर्ड हो जाएगा, तो उसमें तुम्हारा क्या फ़ायदा होगा? रिकॉर्डेड बैच है, रिकॉर्डेड बैच में ऑलरेडी है रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग देखो, 4 बार देखो, उसके नोट्स बनाओ, 4 बार पढ़ो, स्टिल डाउट है तो पूछो, अनम्यूट करके पूछो कहाँ डाउट है, क्या बताना है। अब तुम आए, मान लो तुम पूरा सिलेबस कॉपी पेस्ट मार दोगे चैट में, इसका क्या मतलब? पूरा पढ़ाता रहूँगा डाउट क्लास में, तो वो मुश्किल है ना। ये डाउट क्लास मतलब डाउट पूछो, जैसे मान लो ट्रांसफॉर्मेशन में कहाँ डाउट है, कोई क्वेश्चन बताओ जो आपसे नहीं हुआ हो, तो उससे सीखने को मिलेगा कि ये क्वेश्चन है और ये नहीं हुआ है। अब भेजो व्हाट्सएप ग्रुप में या पर्सनली मुझे भेजो, मैं सॉल्व करता हूँ, तो समझ आए। या जो मैंने रिकॉर्डेड क्लास में कराए हैं, जो नहीं समझा उसका फ़ोटो भेजो, मैं वो दोबारा समझा दूँगा। ठीक है ना, ये पूरे एक लेक्चर की टॉपिक है, अब 2 घंटे का लेक्चर तो अभी नहीं दे पाऊँगा मैं, ये है। और किसी को कुछ डाउट है? क्योंकि डाउट क्लास सिर्फ इसलिए रखा जाता है, सर पूछो। हाँ, आई थिंक इंटरनेट का इशू शायद मेरे साइड से ही है। जी। क्वेश्चन नंबर 19 CUET PIQ प्रोबेबिलिटी का। ओके, ओके।
तो CVT PYQ वाला तो इसमें खोलेंगे, कैसे मिलेगा? ड्राइव में जाके मिलेगा, है ना? चलो ड्राइव खोलते हैं। हाँ, ऐसे पर्टिकुलर डाउट पूछोगे, ये ट्राई किया, आपको ये डाउट है, ये चीज़ है। डाउट क्लास में तो डाउट डिस्कस करना है, पूरे कोर्स इस डाउट क्लास में नहीं पढ़ा पाएंगे, है ना? एक मिनट, ये हैंग कर रहा है क्या? एक मिनट, ऐसे इंटरनेट ना वो स्टेबल नहीं है, तो इस चक्कर में ये CUT वाले में ना। और क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करो, नहीं क्वेश्चन आ रहा पूछोगे, ये क्वेश्चन है, ये नहीं हो रहा, तो उससे ज़्यादा समझ आएगा कि ओके क्या दिक्कत है। इसमें क्या था जी? 9th क्वेश्चन कौन सा पूछ रहे हैं आप? ये सर क्वेश्चन नंबर 19। 19, ओके। तो ये मैं कई बार करा चुका हूँ वैसे। इसमें क्या है, बस बाउंड निकालना है आपको, तो इसमें कहाँ दिक्कत है? सो जस्ट आपको बाउंड ही तो फाइंड करना है ना। आवाज़ मेरी क्लियर है ना? सो इसमें सिंपल, इसमें दो आंसर एक्चुअली आ जाते हैं, दोनों सही होंगे। आई थिंक सेकेंड वाला भी आंसर है, फोर्थ वाला भी आंसर है, दोनों आंसर है। क्योंकि आपको ना बिलोंग्स टू बोल रहा है इंटरवल, तो एक कॉन्साइज इंटरवल सेकेंड वाला है, आंसर की में दिया होगा, फोर्थ वाला भी सही है इसमें। और ये है ना, ये सब क्लासेस कई बार हुई हैं क्लास में, कोई बात नहीं, एक बार और सॉल्व कर, डाउट कितनी बार ही पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें जो आपका है, जस्ट यहाँ पे क्या है, इसका पार्टीशन का तो पता नहीं कैसे होता है, तो थोड़ा सी कर देता हूँ। क्या है यहाँ पे? ए की प्रोबेबिलिटी एक्स है, बी की प्रोबेबिलिटी वाई है, बी गिवन ए का रेंज निकालना है। सो ए की प्रोबेबिलिटी एक्स है, बी की प्रोबेबिलिटी वाई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए का रेंज निकालना है, यही ना? सो आपको ये बोल रखा है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए का फॉर्मूला क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तो एक्स है। अब आपको देखना है कि ए इंटरसेक्शन बी का रेंज क्या हो सकता है ना, तो ये आपको देखना है कि ए इंटरसेक्शन बी का रेंज क्या होगा। सो देखो क्या होगा, बताओ। सो ए इंटरसेक्शन बी का रेंज क्या आएगा? तो इसका आई थिंक जो अप्रोच इन लोगों ने यूज़ किए हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी विल बी बिटवीन 0 एंड 1, अगर इससे करोगे तो आ जाएगा। तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग कई बार डिसाइड करना पड़ता है कि हमें क्या लेना चाहिए। सो इससे आ जाएगा। तो एक तो ये है कि ए यूनियन बी को लिखोगे, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये 0 और 1 के बीच होगा, राइट? अब इसको आप खोलिए। सो ए है एक्स, बी है वाई एंड ए इंटरसेक्शन बी लेस देन इक्वल टू 1, ऐसा है। इसको दो पार्ट में करके सिंप्लीफाई कर लो आप। सो टू पार्ट्स में मतलब एक बार ये इनइक्वलिटी ले लीजिए यहाँ से यहाँ तक, और दूसरी बार में ये इनइक्वलिटी ले लीजिए। ठीक है, एक ब्लैक कलर से इतना ले लो और उससे करो तो क्या आता है देखते हैं।
तो जब लिखेंगे 0 लेस देन इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी एंड एक्स प्लस वाई माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेस देन इक्वल टू, यहाँ से कर लो। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो होगा मोर देन, नहीं एक मिनट है ना, ये इधर ले आएंगे हम लोग, तो लेस देन इक्वल टू एक्स प्लस वाई एंड यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इधर आ जाएगा, तो मोर देन इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस वन। सो फाइनली ये हो गया कि ए इंटरसेक्शन बी मोर देन इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस वन लेस देन इक्वल टू एक्स प्लस वाई। इसको आप डिवाइड कर दीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के साथ, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स और ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई माइनस वन अपॉन एक्स। तो ये लॉजिक इन्होंने यूज़ किया जिन्होंने क्वेश्चन बनाए हैं, तो उनके अकॉर्डिंग ये इंटरवल आ गया आपका कि एक्स प्लस वाई माइनस वन अपॉन एक्स से लेके एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स ये है। ठीक है, देखिए जी सर। तो इसके अकॉर्डिंग बनाया। अब मान लो इसका बाउंड जो है ना एक्स प्लस वाई यहाँ लेस देन इक्वल टू, इसको और रेस्ट्रिक्ट करना चाहे तो इंटरसेक्शन ही तो था न्यूमरेटर में, तो ऑब्वियसली ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ऐसे भी सोच सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी लेस देन इक्वल टू उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी और इसको डिवाइड करोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से तो 1/x होगी। तो इससे भी अपर बाउंड 1/x भी लिया जा सकता है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो राइट साइड में आप 1/x भी ले सकते हैं, ये जो है तो 1/x भी चल जाएगा। नेक्स्ट बताइए। सर क्वेश्चन नंबर 9 में जो E2 इवेंट है उसका प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगा? ओके, तो नाइन में क्या है, डाइज रोल्ड 3 टाइम्स, ठीक है। एक डाई को 3 बार रोल किया। E1 है इवेंट ऑफ गेटिंग अ नंबर लार्जर देन प्रीवियस नंबर ईच टाइम, तो एक नंबर आ रहा है जो कि पिछले वाले से ज़्यादा है हर बार, E1 में ऐसा है। E2 में है इवेंट दैट द नंबर फॉर्म एन इंक्रीजिंग AP, तो बताइए कि क्या आएगा E2 गिवन E1, तो इसमें क्या दिक्कत है। तो इसमें सैम्पल स्पेस कैसा दिखेगा आपको, सैम्पल स्पेस एक्स वाई जेड सच दैट जहाँ एक्स वाई और जेड 1 और 6 के बीच में है, और ये नेचुरल नंबर आप ये भी लिख सकते हैं कि एक्स वाई जेड जो है दे आर नेचुरल नंबर्स, इस तरह से। सो ऐसा है, तो यहाँ पे क्या आएगा। अब E1 इवेंट क्या था कि दोज आउटकम सच दैट एक्स लेस देन वाई लेस देन जेड, ऐसा है, और ये सबसेट होगा सैम्पल स्पेस का। E2 क्या है, AP में होना चाहिए एक्स वाई जेड सच दैट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दिस इज ऑल्सो सबसेट ऑफ एस। तो ये है, तो आपसे पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 गिवन E1, इसका फॉर्मूला लगा लो, E2 इंटरसेक्शन E1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, ऐसा। सो अब E2 से E1 क्या होगा, तो ये इंक्रीजिंग AP था, यहाँ जस्ट AP नहीं था, इंक्रीजिंग AP था। अगर आप एक और चीज़ नोटिस करोगे तो E1 जस्ट स्मॉलर है, इंक्रीजिंग AP है, तो कौन किसका सबसेट होगा, जैसे 1 2 3 उसमें भी है 1 2 3 यहाँ, लेकिन वहाँ पे और ज़्यादा E1 में ज़्यादा एलिमेंट है, E2 में कम एलिमेंट है, तो यहाँ E2 जो है वो सबसेट है E1 का एक्चुअली, और जब E2 सबसेट होगा E1 का, सो E2 इंटरसेक्शन E1 विल बी E2 ओनली, राइट। सो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। अब आप केसेस देख लो, ऐसे कितने केसेस हैं जहाँ पे ऐसा हो रहा होगा, ये देख लो, मतलब काउंट करने हैं आपको। मैं पूछूँ आपसे कितने एलिमेंट है E1 में, x लेस देन वाई लेस देन जेड, इस तरह से लिखोगे तो कितने एलिमेंट बनेंगे। सैम्पल स्पेस में अभी टोटल कितने एलिमेंट है, सैम्पल स्पेस में टोटल 6 × 6 × 6 216 है।
अब इसमें कितने होंगे जहाँ x लेस देन y लेस देन z होगा? सर 6C3 होगा। 6C3, so 6 choose 3 without repetition and order is not important, वही ना? So यस सर। but you will choose any 3, तो ऐसा हो जाएगा। 6C3 का आंसर क्या आएगा, जरा निकालो। सर 20। तो जैसे लाइक 1 लेस देन 2 लेस देन 3 इस तरह से करेंगे। सो देयर आर 3 फैक्टोरियल वे, है ना? 3 नंबर्स कैन बी अरेंज्ड इन दिस ऑर्डर, वैसे, है ना? ऐसा है। जो आप कह रहे हो वही, जैसे हम करें n नंबर्स था और दिस लेस देन, इक्वलिटी अलाउड है कि नहीं? हाँ, इक्वलिटी अलाउड नहीं है, तो रिपीटिशन अलाउड नहीं है, ये ना? जी सर। ठीक है, 6C3 आई थिंक वर्क करेगा यहाँ पे। सो और E2 में कितने एलिमेंट होंगे? इंक्रीजिंग AP होना चाहिए, तो E2 में कितना एलिमेंट होगा? ऐसे काउंट करना भी मुश्किल नहीं है, E1 में हम काउंट भी कर सकते हैं, बहुत मुश्किल नहीं। जैसे 1 2 3 1 2 4 1 2 5 1 2 6, सी हो गया, 1 2 वाला इतना ही है, मैं जैसे एक साथ लिख दे रहा हूँ ऐसे। फिर 1 3 4 1 3 5 1 3 6, ये वाला 3। फिर 1 4 करेंगे, 1 4 5 1 4 6 हो गया। फिर 1 5 6, ये 1 वाला इतना ही होगा। अब ऐसे 2 से स्टार्ट करो, मतलब अगर काउंट करें तो जैसे 2 3 4 2 3 5 2 3 6, फिर 2 4 5 2 4 6, मतलब ये जैसे ऐसे लिख दे रहा हूँ मैं इस तरह से। मैं टेक ट्रिपलेट बना के लिखता सबको बस समझाने के लिए। फिर 2 5 6 ऐसा हो गया। ऐसे 3 वाला लिख लो, तो 3 वाला कितना होगा? मैं जस्ट E1 के सारे एलिमेंट लिस्ट कर रहा हूँ आपके समझ के लिए। फिर अगर आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 वाला हो गया, 2 वाला हो गया, 3 करेंगे, सो 3 4 5 3 4 6, फिर 3 5 6, बस 4 से स्टार्ट करेंगे, 4 5, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। सो दीज आर ऑल, 1 2 3 4, 4 यहाँ, 3 7 2 9 1 10, फिर 10 3 13 2 15 16 17 18 19 20। ठीक है, जो आपने कहा वो सही है। सो जैसे x लेस देन वाई लेस देन जेड में अरेंज करना है, तो ये 3 नंबर है असेंडिंग ऑर्डर में, ना? टोटल नंबर ऑफ, अगर ऐसे ऐसे टोटल कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं? सो 3 फैक्टोरियल तरीके से, है ना? 3 ऑब्जेक्ट्स ऐसे। लेकिन हमें तो हमारे पास 6 ऑप्शंस हैं, तो हम 6 ऑप्शन पहले 6 चूज़ 3 ले लेंगे, कोई 3 चूज़ करेंगे और इंक्रीजिंग ऑर्डर रखना है। हाँ, अरेंजमेंट होता 3 फैक्टर मल्टीप्लाई होता, तो ये आ जाएगा जो कि 20 है। ओके, अब आपका AP में कितने हैं, इन्हीं में से काउंट कर लो, क्योंकि ये सारे इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। अब इनमें आप देख लो कितने AP में हैं। सो 1 जो मैं रेड से कर रहा हूँ, 1 2 3, फिर एक वाला कितना होगा, मतलब कॉमन डिफरेंस 1 वाला की बात कर रहे हैं। सो 1 2 3, फिर आगे 2 3 4 3 4 5 ऐसा आएगा, 4 5 6, यही है। तो कितना हो गया, 1 2 3 4, ये हो एक एक कॉमन डिफरेंस वाला। दो दो वाला देखो, दो दो वाला आएगा 1 3 5 2 4 6 एंड देन 3 5 7, होगा नहीं, है ना? अब आगे 3 वाला मिलेगा ही नहीं, तो कितने हो गए देखो। तो हमने 1 2 3 4 5 6, तो मतलब E1 में टोटल 20 एलिमेंट मिले, E2 में टोटल 6 मिले, जो AP में होना चाहिए। तो कॉमन डिफरेंस 1 होगा या कॉमन डिफरेंस 2 होगा, 3 तो हो नहीं सकता ना कॉमन डिफरेंस, क्योंकि 1 4 7 हो जाएगा, तो होगा ही नहीं। तो 6 है, तो आगे यहाँ से प्रोबेबिलिटी ये आ गया 6/20, मतलब 3/10। देखो क्लियर है, बताओ। जी सर। नेक्स्ट बताइए। सर आईआईटी जैम का क्वेश्चन है। बताइए। सर प्रोबेबिलिटी का पीवाईक्यू लास्ट क्वेश्चन 67। तो तुम लोग क्या क्लास ज्वाइन नहीं करते हो? वो मार्कोव चेन वाला उस दिन कराया था मैंने।
सो वो सिमरन मैम, अच्छा वो उनका वो आइडिया नहीं होगा। सर मैं रिकॉर्डेड देखता हूँ, मैंने लेट ज्वाइन करा था ना एंड सर मैं लेट स्टार्ट करा हाँ, था। कोई दिक्कत नहीं। जैसे अभी डाउट क्लास हो रही है ना, मैं अभी बाहर हूँ, तो डेली आज भी 8 से 10 डाउट क्लास हुई है, उसमें भी मुझसे पूछ सकते हैं आप। सिमरन वाली क्लास हुई ना, सिमरन मैम से भी आप पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं है ना कि मेरे से ही पूछना है, मतलब मुझसे भी पूछ, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे मुझे। बट अगर वो क्लासेस से 8 से 10 अभी उनकी क्लास हुई थी, तो वो प्रोबेबिलिटी आज डिस्कस की होंगी गेट का, आई थिंक जैम का पहले उन्होंने डिस्कशन कराए हैं, तो ओके सर। कोई बात नहीं, करवा देता हूँ। तो मतलब मेरा कहने का मतलब, जो भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है उसको यूज़ करो। जैसे ये है कि अब मेरे अलावा और भी लोग क्लासेस लेते हैं, तो उनसे भी आप पूछ सकते हो। तो और नहीं बता पाएँगे तो मैं हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फ़ोन के हॉटस्पॉट से चल रहा है ना सर, तो ये इसलिए इनका थोड़ा लास्ट क्वेश्चन है ना आपका। तो अच्छा ये वाला है, तो ये मैंने कई बार कराए हैं, एक बार और करवा देता हूँ। ये जस्ट क्योंकि जो मुश्किल क्वेश्चन है वो ऑलमोस्ट हर बच्चे को मुश्किल लगता है, तो हर बच्चे अलग-अलग दिन पे पूछते हैं, वैसा है। सो यस। हुँ, तो ये आपसे पूछ रहा है कि अ फेयर डाई, 6 साइडेड डाई इज़ रोल्ड 4 टाइम्स इंडिपेंडेंटली, P is the probability that the sum of the outcome is 14। जैसे पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, लेकिन यहाँ पे 4 बार डाई को रोल किया गया है, तो ये बहुत ज़्यादा आउटकम हो जाएँगे, काउंट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, तो इसके लिए दूसरा अप्रोच लगाना पड़ेगा। तो 6 साइडेड डाई को हमने रोल किया 4 बार इंडिपेंडेंटली, P प्रोबेबिलिटी है कि सम ऑफ आउटकम 14 आया होगा, तो 10P क्या होगा? तो ये क्वेश्चन जैम 2026 का ही है। तो इसमें सैंपल स्पेस अगर हम लिखते हैं, तो ये कुछ ऐसा है, एक्स वाई जेड डब्ल्यू, जहाँ एक्स वाई जेड डब्ल्यू ये 1 और 6 के बीच होगा, ऐसा है। एंड उसके बाद जो इवेंट है ई इवेंट होगा हमारे पास कि x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 14, ये है ना, ये सबसेट है सैम्पल स्पेस का। तो ऐसा है, मतलब ऐसे आउटकम्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस क्या होगा, 6 की पावर 4, क्योंकि 6 चॉइस एक्स के लिए 1 2 6, वाई के लिए 6 चॉइस, जेड के लिए 6 चॉइस और डब्ल्यू के लिए 6 चॉइस, तो 6 की पावर 4 हो गया, ठीक। तो ये आ जाएगा, जो भी आएगा, आई थिंक 1296 आता है ना, तो ये आ जाएगा। अब उसे बताओ ऐसे कितने आउटकम होंगे, जैसे सैम्पल स्पेस अगर लिखे तो ये कुछ इस टाइप का होगा, जैसे 1 1 1 1, फिर 1 1 1 2, ये इस तरह चलता रहेगा 6 6 6 6 तक, तो इस तरह से रहेगा ये, ठीक है। तो टोटल 1296। अब बताओ कितने आउटकम हैं जिसमें सम 14 होगा, तो मैनुअली काउंट करोगे तो बहुत ज़्यादा आउटकम होगा, वो लेंदी होगा, है ना। तो यहाँ लगाना पड़ेगा यस सर। फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, जैसे अभी के लिए मैं ऐसा लिख देता हूँ, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 इज इक्वल टू 14। सो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशन। तो एक फॉर्मूला अक्सर हम लिखाते हैं बच्चों को, कि यहाँ जो यूज़ होगा ये फॉर्मूला यूज़ होगा एक्चुअली, कि मतलब ये मैथमेटिक्स में परमुटेशन कॉम्बिनेशन में या कॉम्बिनेटोरिक्स में फॉर्मूला है। एंड दिस इज एक्चुअली कि मान लीजिए ऐसा है, x1 प्लस x2 प्लस एक्स आर इज इक्वल टू एन, जहाँ आर भी नेचुरल नंबर है, एन भी नेचुरल नंबर है और एक्स आई भी नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं कि टोटल नंबर ऑफ
पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशन, इस इक्वेशन के कितने पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशन होंगे ये हमें ढूंढना है। किस इक्वेशन के पास कितने पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशन होगा, मतलब पॉजिटिव मतलब नेचुरल नंबर, जैसे कितने xi मिलेंगे, है ना, जो ऐसा होगा। तो यहाँ से आ जाएगा 1 से स्टार्ट, है ना, तो ये आएगा, किसी को याद है, n-1 चूज r-1। इसी में दूसरा फॉर्मूला भी है जो कि आप कभी ज़रूरत पड़ सकती है, जैसे x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xr इज इक्वल टू n, जहाँ पे r नेचुरल नंबर है, n भी नेचुरल नंबर है, xi इंटीजर है, लेकिन xi मोर देन इक्वल टू 0 वाला इंटीजर, इसको बोलते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर, है ना। जैसे ये था पॉजिटिव इंटीजर, हम लोग ये बोल रहे थे ना, पॉजिटिव इंटीजर, और ये है नॉन नेगेटिव इंटीजर, मतलब 0 इंक्लूड हो गया सॉल्यूशन में यहाँ पे, ठीक है, ऐसा यहाँ पॉजिटिव इंटीजर था। तो ये डिफरेंस है दोनों थ्योरम में। ओके देखो, तो यहाँ पे क्या है, सो कितने सॉल्यूशन होंगे, तो फिर से वही है, टोटल नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर सॉल्यूशन, तो इसका आएगा n, यहाँ ज़्यादा सॉल्यूशन होगा क्योंकि यहाँ 0 भी सॉल्यूशन है एक, तो यहाँ ज़्यादा सॉल्यूशन होगा, तो आपको ऐसे याद रख सकते हो कि n प्लस r-1 चूज़ r-, यहाँ n-1 चूज़ r-1, यहाँ n प्लस r-1 चूज़, है ना। तो जैसे 4c3 और 5c3, तो 5c3 ज़्यादा होगा, तो ये n प्लस r-1 ज़्यादा होगा क्योंकि यहाँ 0 भी अलाउड सॉल्यूशन है, तो ज़्यादा सॉल्यूशन मिलेगा। यहाँ 1 से सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है तो कम सॉल्यूशन मिलेगा। तो ये फॉर्मूला जो यूज़ होगा, तो हम लोग पहला वाला यूज़ करेंगे अभी, ठीक है। सो जैसे 2 थ्योरम है ना, मान लो पहला दूसरा, सो ये पहला है और ये दूसरा है फॉर एग्जांपल, तो हम लोग ये पहला वाला थ्योरम यूज़ करेंगे, ओके। किसी को तो ये सिंपल एक फॉर्मूला है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर अगर आप देखोगे 11th-12th में या JEE में, तो वहाँ आपको मिलेगा ये फॉर्मूला परमुटेशन कॉम्बिनेशन में, है ना। तो नीट के हिसाब से आपको बताया जा रहा था, यहाँ पे बता रहा हूँ किसकी ज़रूरत है। तो देखो इसमें कितने टोटल सॉल्यूशन कितने होंगे, तो मैं अगर बात करूँ टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशन, तो इस इक्वेशन में कितने पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशन आएंगे, मतलब हम ये कह रहे हैं कि जो xi है वो मोर देन इक्वल टू 1 होगा। अपर बाउंड अभी फिक्स नहीं है, फॉर्मूला लगा रहे हैं, फॉर्मूला में अपर बाउंड फिक्स नहीं है कि 4 नेचुरल नंबर चूज करना है जिसका सम 14 हो जाए, चाहे कोई भी नेचुरल नंबर ले लो 4, ऐसा। यहाँ जैसे n वहाँ लिख रहे थे ना, तो यहाँ n की जगह हमारा क्या है 14 है, r की जगह यहाँ पे 4 है, जो वहाँ फॉर्मूला था, तो यहाँ आ जाएगा n-1 चूज r-1, तो ये हो जाएगा 13 चूज 3, ये आ जाएगा। बताओ 13 चूज 3 की वैल्यू बताओ कितनी आएगी, NC3 है ना, तो 13C3 की वैल्यू कितनी आएगी, इसे कैलकुलेट करो, बताओ जल्दी। अच्छा 286 जैसे आ गया ना, चलिए, तो जैसे ये आ गया 286। अब देखिए क्या ये 286 वो टोटल सॉल्यूशन जो हमें चाहिए, लेकिन हमने यहाँ रेस्ट्रिक्शन ये नहीं लगाया कि हमें तो बस क्वेश्चन में है डाइस के आउटकम्स, है ना ये, सो डाइस के आउटकम तो 1 से 6 तक ही होंगे, हमने तो कहा टोटल पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशन, तो हमें इस 286 में से उन आउटकम को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा जिसकी वैल्यू 6 से ज़्यादा है। जैसे हमने कहा ना 4 नंबर का सम 14 होना चाहिए, तो इसमें ऐसे सॉल्यूशन भी तो आ गए होंगे, 1 1 1 3 हो गया और बचा 11, चल जाएगा ना। यस सर। ऐसे सॉल्यूशन भी आ गए होंगे, तो हमें तो ये नहीं चाहिए 1 1 1 11 वाला, हमें तो चाहिए 1 से 6 के बीच का ही चाहिए, या है ना, मान लो 2 2 2 फिर हो गया 8, ऐसे सॉल्यूशन भी आ गए होंगे इसमें तो, बट ये 8 डाइस पे तो नहीं आ सकता, 11 डाइस पे तो नहीं आ सकता, तो ऐसे सॉल्यूशन को हमें हटाना पड़ेगा इनमें से 286 में से। 286 टोटल सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का, टोटल
पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशन है, तो हमें इनमें से सिर्फ वो आउटकम रखने हैं जो xi 1 से 6 के बीच है। तो मतलब वैसे आउटकम हमें घटाना पड़ेगा जिसकी वैल्यू 6 से ज़्यादा इंक्लूड हो गया है, जैसे लाइक 1 1 1 11 टाइप का, 2 2 2 8 टाइप का, है ना, जैसे कोई भी, जैसे 3 4 5, अच्छा ये ज़्यादा ही हो गया फिर तो ये ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ तो 6 एक भी नहीं है, तो इस टाइप का अलाउड है, इस टाइप का अलाउड नहीं है, ऐसा मैं कहना चाह रहा हूँ। तो मुझे बताओ, ऐसा हो सकता है कि इन 4 में से 2 नंबर 6 से ज़्यादा हो, ऐसा पॉसिबल है? मतलब एट वन पॉइंट ऑफ टाइम ये बोलो ये 4 नंबर x1 x2 x3 x4, तो क्या ऐसा कोई सॉल्यूशन मिलेगा जहाँ इन 4 में से 2 नंबर्स हैं जो 6 से ज़्यादा होंगे, ऐसा हो सकता है? नहीं सर नहीं होगा। नहीं होगा, क्योंकि अगर 2 6 से ज़्यादा हुआ, मान लो 7 7 2 को ले लिया, तो 14 तो यहीं हो गया, तो बाकी को 0 लेना पड़ेगा। 0 तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि हमने पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशन की बात की है। तो इसका मतलब है कि जैसे इस टाइप के सॉल्यूशन को मुझे हटाना है, आई वांट टू एक्सक्लूड दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशंस लाइक 1 1 1 11 टाइप का, 2 2 2 8 टाइप का। तो ये है कि ये 4 जो हम x1 x2 x3 x4 है, इनमें एक ही नंबर ऐसा होगा जो 6 से ज़्यादा होगा, मतलब 7 या 7 से ज़्यादा होगा। तो हम क्या करते हैं, एक फॉर द टाइम बिंग मान लो x1 हमने ले लिया मोर देन इक्वल टू 7, ऐसा मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मैं वैसे सॉल्यूशन अब काउंट करूंगा जहाँ x1, जैसे ये तो मैं 1 1 1 11 लिखा था, ऐसा भी लिख सकता था ना, 11 1 1 1, ऐसा भी तो लिख सकता था मैं। जैसे यहाँ लिखा 2 2 2 8, ये भी तो लिख सकता था 8 2 2 2, ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, या 2 8 2 2, इस तरह के। तो इस तरह के सॉल्यूशन हटाने हैं हमें। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, जस्ट फिक्स कर रहा हूँ कि ऐसे कितने सॉल्यूशन हैं जहाँ x1 मोर देन इक्वल टू 7 है, उसको मुझे हटाना है। तो x1 मोर देन इक्वल टू 7 वाले आउटकम मुझे हटाने हैं, ठीक है। तो अभी इक्वेशन अगर मैं इसमें से घटा दूँ x1 माइनस 7, तो ये मोर देन इक्वल टू, नहीं 6 घटाओ, तो x1 माइनस 6 मोर देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो अभी के लिए मान लो कोई नया नाम दे दो, मान लो y1 ले लिया मैंने एक नंबर जिसका नाम रखा x1 माइनस 6, ये अपनी मर्जी से नाम रखा। तो मतलब जो y1 है वो मोर देन इक्वल टू हमारा आ गया कितना, y1 इज मोर देन इक्वल टू 1, ये आ गया, ओके। तो y1 मोर देन इक्वल टू 1 होगा, तो जब x1 की वैल्यू मोर देन इक्वल टू 7 है, जो कि एक सेपरेट सोल्यूशन नहीं है हमारा, वैसे काउंट करना चाह रहे कितने आएंगे, तो मतलब y1 मोर देन इक्वल टू 1, ये एक ही बात है क्योंकि यहीं से ये डिराइव हुआ है, ओके। तो मैं सोल्यूशन y1 के टर्म में लिखता हूँ। तो पहले सोल्यूशन था x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 इज इक्वल टू 14, इसमें 6 घटा दो, तो x1 माइनस 6, x2 x3 x4, यहाँ भी 6 घटा दो, तो यहाँ आ गया y1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 इज इक्वल टू 14 माइनस 6 हो गया 8। अब देखो ये इस सॉल्यूशन इसमें निकालते हैं कितने सॉल्यूशन होंगे। तो ये पता है y1 तो वैल्यू हमने y1 मोर देन इक्वल टू 1 लिया है, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है x1 मोर देन इक्वल टू 7 को। तो अब इसमें कितने सॉल्यूशन होंगे, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशन क्या आएगा इसका, सो नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, अच्छा अब इनमें से सबको 6 से छोटा ही होना पड़ेगा। मतलब ये यहाँ देख रहे हो y1 x2 x3 x4 ये सब 1 और 6 में ही होगा, लेकिन y1 मोर देन इक्वल टू 1 होने का मतलब है x1 मोर देन 7 है, वही काउंट करेगा। ऐसे कितने आउटकम है जहाँ x1 मोर देन इक्वल टू 7 होगा, वो काउंट कर रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशन, तो ये कितने हैं, फिर से वही फॉर्मूला लग जाएगा। तो यहाँ n की जगह 8 है और r की जगह अगेन 4 है, तो n-1 चूज r-1, तो 7 चूज 3 आ जाएगा। 7 से 3 निकाल लो, कितना आएगा, 7 इंटू 6 इंटू 5, 35। सो ये आ गया 35। तो मतलब ये जो 286 हमने निकाले थे टोटल, उस 286 में 35 ऐसे टपल है, 4 टपल, x1 x2 x3 x4, तो ऐसे 35 टपल है जहाँ x1 की वैल्यू 7 या 7 से ज़्यादा है। सिमिलरली मैंने x1 के लिए काम किया, सिमिलरली मैं x2 के लिए भी काम कर सकता हूँ, क्योंकि एट वन पॉइंट ऑफ टाइम 4 में से एक ही 7 ज़्यादा होगा। सो आइदर x1 इज मोर देन इक्वल टू 7 और x2 इज मोर देन इक्वल टू 7 और x3 इज मोर देन इक्वल टू 7 और x4 इज मोर देन इक्वल टू 7। तो मतलब और है ना, तो यूनियन सम हो जाएगा एक्चुअली। तो कहने का मतलब 35 आउटकम ऐसा होगा
जहाँ पे x1 मोर देन इक्वल टू 7 है। फिर 35 आउटकम्स ऐसे होंगे सिमिलर वे में जहाँ पे x2 मोर देन इक्वल टू 7 होगा, बाकी सब 1 6 के बीच में होगा। फिर 35 ऐसे आउटकम होंगे जहाँ x3 मोर देन इक्वल टू 7 होगा। 35 ऐसे आउटकम होंगे जहाँ x4 मोर देन इक्वल टू 7 होगा। जैसे यहाँ था ना, लिखा था ना, जैसे एग्जाम्पल के लिए 1 1 1 11, तो ये भी तो होगा 11 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 11 या 1 1 11 1। तो इस तरह से पोजीशन चेंज हो सकता है, तो वैसे आउटकम को एक्सक्लूड करना है मुझे। तो फाइनली कहने का मेरा मतलब ये है कि जो इवेंट था, जो कौन सा इवेंट नाम दिया था हमने, ई, तो ई में टोटल कितने आउटकम आए, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट ई ये 286 था। इसमें से 35 ऐसे घटेंगे जहाँ x1 मोर देन 7 है, 35 ऐसे घटेंगे जहाँ x2 मोर देन 7 है, 35 ऐसे जहाँ x3 मोर देन 35 ऐसे। इसका मतलब ये हो गया 286 में से 4 इंटू 35 माइनस हो गया। तो ऐसे आउटकम्स हैं जहाँ 4 में से कोई एक 7 या 7 से ज़्यादा है, ये 140 हो जाएगा ना। सो 286 माइनस 140, तो ये हो जाएगा 146। चेक कर लो एक बारी। तो मतलब ऐसे काउंट करते तो बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, तो बहुत टाइम लगता, क्योंकि 1296 आउटकम्स हैं, उनमें से 146 ऐसे हैं जिसका सम 14 है। तो मतलब अब ये हमने निकाला है कि x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 ये 14 है, जहाँ xi 1 और 6 के ही बीच है, ये हमने किया है। तो ये इवेंट ई था ना फाइनली, तो हमने फाइनली ये कंक्लूड किया कि ई में आया 146 ऐसे आउटकम है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना हुआ, तो क्लासिकल डेफिनेशन 146 आउट ऑफ 1296, तो इसको डिवाइड कर लो, ये आंसर आ जाएगा। मतलब ये 1296 लिख रहा हूँ, 6 की पावर 4, चेक कर लेना, 36 ये आएगा ना। तो ये आंसर है 146 अपॉन 129, ये पी आ गया। और वहाँ आई थिंक 10p पूछा है ना, तो देख लो। सो 10p जो होगा 1460 अपॉन 1296, ये आ जाएगा। डन, देखिए डाउट है तो बताइए। यस सर। नेक्स्ट बताओ, और कोई डाउट है तो। सर सेम PDF 26। ओके, तो Hmm, 26. Suppose 5 distinct balls are distributed at random into 3 distinct boxes. So 5 डिफरेंट बॉल है, उसको आप 3 बॉक्स में रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं in such a way that each of the 5 balls can get into any one of the 3 boxes. Find the probability that exactly one box is empty. क्या probability है exactly one box empty होगा? तो जो पिछला हमने वो समझाया आपको ना, उसी से भी कर सकते हैं हम लोग। किससे? अभी जो फॉर्मूला हमने लिखा था उससे भी हो जाएगा ये क्वेश्चन। इज़ इट लाइक दिस? जैसे हम समझे ऐसा कि मान लीजिए पहला बॉक्स है जिसमें x1 बॉल है, दूसरा बॉक्स में x2 है, तीसरे बॉक्स में x3 है, और हमें 5 बॉल्स हैं। उसको थ्रो करना या तो x3 में, इसमें या इसमें जाएगा। 3 बॉक्स है, किसी एक में जाएगा। तो अल्टीमेट क्या होना है, x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर 5। इज इट? x1 इज द नंबर ऑफ बॉल्स इन बॉक्स 1, x2 है नंबर ऑफ बॉल्स इन बॉक्स 2, x3 इज द नंबर ऑफ बॉल्स इन बॉक्स 3, और 5 बॉल को डिस्ट्रीब्यूट करना है 3 बॉक्सेस में, तो मतलब तीनों का सम ये होगा। अच्छा, कोई एम्प्टी भी हो सकता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि लाइक xi की वैल्यू मोर देन इक्वल टू 0 होगी, यहाँ अलाउड है। तो मैं आपसे पूछूं कि टोटल नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर सॉल्यूशन कितना आएगा यहाँ पे? नॉन नेगेटिव इंटीजर सॉल्यूशन इसमें कितना आएगा? ये फार्मूला लिखाया था मैंने, तो ये बताइए।
सर 5C2। तो उसमें था नॉन जीरो अलाउड है, नहीं 1 मिनट सॉरी, ओह अच्छा सर, इसमें 0 अलाउड है। अलाउड है ना, क्योंकि नॉन नेगेटिव बोल रहे हैं ना, तो जीरो भी अलाउड है। पॉजिटिव बोलते जीरो अलाउड नहीं था। तो उसमें होता है n प्लस आर माइनस वन, चूज आर माइनस वन, ये था ना, नॉन नेगेटिव अलाउड है। तो ये हो गया 5 3 8 माइनस 1 7C2, ऐसा आ जाएगा। 7C2 कितना आएगा? 21। तो 21 टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज हैं 5 बॉल्स को 3 बॉक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट होने की। ये टोटल पॉसिबिलिटी 21 है। ये तो मैंने सैंपल स्पेस समझिए निकाल दिया। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस इज 21। ठीक है, है ना? तो मैं क्या कह रहा हूँ, अच्छा दूसरे तरीके से मैं सोचता था क्या यही आता है, देखता हूँ दूसरा लॉजिक लगा के। ये तो मैंने सॉल्यूशन वाला लॉजिक लगाए। दूसरा लॉजिक लगाता कि ओके, पहले बॉल के पास 3 चॉइस है। अच्छा यहाँ पे मैंने क्या किया, x1 प्लस x2 प्लस x3। अच्छा मैं नंबर ऑफ सॉल्यूशन वो निकाल रहा हूँ, लाइक नंबर ऑफ वे इन विच डिस्ट्रीब्यूट वी कैन 5 balls into 3 boxes। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ यहाँ मैं लिख रहा हूँ। जैसे मान लीजिए हो सकता है 0 0 5, है ना, ऐसा हो सकता है 0 5 0। तो इस तरह से टोटल कितनी पॉसिबिलिटी आएंगी? 21 हमने कहा। अच्छा लेकिन यहाँ प्रोबेबिलिटी तो हमने डिस्कस नहीं किया, हम तो बस वैसे निकाल रहे थे। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स काइंड ऑफ कह दो। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन कुछ और है। आई थिंक ये लॉजिक यहाँ नहीं लगाना। सर उसमें 3 raised to the power 5 नहीं आएगा? हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली, हाँ। वो अलग है। तो वो एक्चुअली क्या है ना, यहाँ पे बस हम ये देख रहे थे कितने तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। यहाँ पे है कि लाइक व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वे। तो इसमें आपको सुना फर्स्ट बॉल के पास 3 चॉइसेस हैं, सेकेंड बॉल के पास भी 3 चॉइसेस हैं, थर्ड बॉल के पास भी 3 चॉइसेस हैं, फोर्थ बॉल के पास भी 3 चॉइसेस हैं। तो यहाँ थ्रोइंग वाला कॉन्सेप्ट हमने यूज़ नहीं किया। मैं बस ये यूज़ कर रहा था कि क्या पॉसिबल, व्हाट आर द नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स मैं लिख रहा था कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स कितने हैं। तो ये है ओके। अब इसने कहा था कि एग्जैक्टली 1 बॉक्स इज एम्प्टी। 1 मिनट थोड़ा सा मैं दिमाग लगाता हूँ, फिर देखते हैं आंसर इससे और उससे सेम आएगा अलग आएगा। 2 मेथड मेरे पास है, जो आप कह रहे हैं उससे भी करेंगे। एक बार एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्या सेम तो आना चाहिए, अगर कॉन्सेप्ट सही है तो आंसर सेम आएगा। तो इन्होंने पहले पूछा है हमसे, चलो हमसे क्या पूछा गया, क्या प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली 1 बॉक्स इज एम्प्टी, यही पूछा गया ना एग्जैक्टली। हाँ सर। फाइंड प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली 1 बॉक्स इज एम्प्टी। ओके, सो अभी के लिए मैं मान लो x1 को एम्प्टी कर देता हूँ, मतलब हमने फिक्स कर दिया कि x1 में एक भी नहीं है, 0 कर दिया x1 को। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x2 प्लस x3 बराबर 5, लेकिन एग्जैक्टली 1 को एम्प्टी रखना है मुझे, है ना। तो यहाँ मुझे x2 और x3 को मोर देन इक्वल टू 1 लेना पड़ेगा तभी जाके, क्योंकि वरना दूसरा भी एम्प्टी हो जाएगा। x2 x3 अगर 0 हुआ तो एम्प्टी नहीं हो जाएगा। तो मैंने अभी x1 को एम्प्टी किया है जानबूझ के कि x1 इज द नंबर ऑफ बॉल्स इन बॉक्स 1। ओके, सो नाउ व्हाट इज द नंबर ऑफ सॉल्यूशन टू दिस इक्वेशन, कितने सॉल्यूशन होंगे इसके पास। सो यहाँ नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशन, क्योंकि 0 हम एक्सक्लूड कर रहे हैं, पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशन ये कितना आएगा। सर 4C14 आ जाएगा। तो 5 माइनस 1 और 2 है यहाँ पे x2 x3 ना, मतलब x3 को भी मैं 0 कर सकता हूँ चाहो तो यहाँ x1 x2 बचता। तो आपकी मर्जी समझने के लिए, किसी एक को 0 कर रहे हैं। तो 2 माइनस 1, तो ऐसा होता ना, n माइनस 1 चूज r माइनस 1। तो ये आ गया 4C1 मतलब 4। तो इस लॉजिक से अभी हमने सिर्फ ये लिया है क्या, सिर्फ x3 को 0 के, बट हो सकता है x2 0, हो सकता है x1 0, आइदर x3 0 और x2 0 और x1 इज 0। तो उस केस में मेनली जो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम है, तो उसमें 4 इंटू 3 हो जाएगा 12, और टोटल 21 था। तो वैसे 12/21 आना चाहिए प्रोबेबिलिटी इवेंट ई का। सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट ई रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे एग्जैक्टली 1 बॉक्स इज एम्प्टी।
इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एग्जैक्टली 1 बॉक्स इज एम्प्टी को। तो ऐसे आ गया, 3 से काटेंगे, 3 4 जा 3 7 जा। एक ये लॉजिक है जो मैंने अभी दिमाग सोचा इस तरह से करने का। दूसरे लॉजिक से अब करते हैं जो आप सजेस्ट कर रहे थे, और वो पहले मैंने उससे किया हुआ है। ये मैं सोचा कि पिछला जो यूज़ किया उसको करके देखो, एक क्वेश्चन हज़ारा प्रोसेस सही हो सकता है, बट हमें थोड़ा देखना पड़ेगा कहीं कुछ कंसेप्चुअल मिस्टेक तो नहीं है, बस ये ध्यान रखना पड़ता है कि लाइक लगा रहे हैं। तो एक बार देखते हैं दूसरे एक्सपेरिमेंट से क्या आता है, तब दूसरे लॉजिक से इसी अभी को मैं दूसरे लॉजिक से सॉल्व करता हूँ। तो उसमें हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास 3 बॉक्स है, ओके, बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, ओके। एंड एक्चुअली क्या है ना, थोड़ा सा यहाँ आइडेंटिकल और उसका चक्कर है। जैसे यहाँ तो मैंने जो किया है ना, ये आइडेंटिकल मान के किया, लेकिन क्वेश्चन में क्या था, आइडेंटिकल था क्या? अब देखो, यहाँ पे बॉल भी डिस्टिंक्ट है और बॉक्स भी डिस्टिंक्ट है। तो ये जो आपको थोड़ा सिचुएशन समझना पड़ेगा क्वेश्चन का। तो यहाँ जो हम कर रहे थे, हम जस्ट अज्यूम कर रहे हैं कि ऑल बॉल्स आर आइडेंटिकल काइंड ऑफ। तो उस लॉजिक से हम कर रहे थे ना कि जैसे 2 2 1 हो जाए, 1 2 2 हो जाए, इस तरह से। बॉक्सेस डिफरेंट लिए हैं, तो यहाँ आई थिंक ये लॉजिक लगाना, ठीक है। मैं जस्टिफाई कर देता हूँ क्योंकि थोड़ा आपको समझना पड़ेगा कौन सा मेथड कब लगाना है। वो तो मैं लगा दिए, लेकिन रिस्ट्रिक्शंस आपको पता हो, लिमिटेशंस। एनीवे, तो मेरे पास 5 बॉल्स हैं। तो वैसे अगर सोचते टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस, तो पहले बॉल के पास 3 चॉइस है, कहीं भी जा सकता है। सेकेंड बॉल के पास 3 चॉइस है, थर्ड बॉल के पास 3 चॉइसेस हैं। सो 3 की पावर 5 ऐसे आ जाएगा, ठीक है। 3 का 5 लिखेंगे कितना आएगा, 243। सो 243 अभी। अच्छा, अब हम ये देख रहे हैं कि ई इवेंट है एग्जैक्टली 1 बॉक्स इज एम्प्टी, एग्जैक्टली 1 बॉक्स इज एम्प्टी। तो यहाँ पे फिर से वही, मान लो फर्स्ट बॉक्स को हम एम्प्टी कर देते हैं पहले ही, तो मतलब 5 बॉल इन दोनों में जाएगा, ठीक है। तो अभी मैंने अपनी मर्जी से फर्स्ट बॉक्स को एम्प्टी मान लिया, समझ लेते हैं। तो हमने अज्यूम इसलिए मुझे चाहिए, तो समझो अभी फर्स्ट बॉक्स को मैंने एम्प्टी मान लिया जानबूझ के, तो 2 3 में ही जाएगा। तो 5 बॉल है ना, पहले बॉल के पास 2 चॉइस है अब 2 3 का, सो इट हैज़ 2 चॉइसेस। सो 2, सेकेंड बॉल हैज़ 2 चॉइस, थर्ड बॉल हैज़ 2 चॉइस, 2 की पावर 5। लेकिन ध्यान दो, हमने कहा हर बॉल के पास 2 चॉइस है, बट अगर हर बॉल बॉक्स 2 में ही चला गया तो बॉक्स 3 खाली रह जाएगी। हर बॉक्स 3, ऑल बॉल्स फॉल इनटू बॉक्स 3, तो बॉक्स 2 खाली रह जाएगी। बट मुझे तो एग्जैक्टली वही खाली रखना था, तो मतलब 2 केसेस ऐसे हैं जो फेवरेबल नहीं है, इसको घटाया हमने। कौन से दो, है बॉक्स 1 को एम्प्टी पहले मान रखा है मैंने, तो बॉक्स 2 3 में दोनों नॉन एम्प्टी होने चाहिए। तो देयर आर 2 सिचुएशंस, इफ ऑल बॉल फॉल इनटू बॉक्स 2 तो बॉक्स 3 एम्प्टी रह जाएगी। दैट इज नॉट आवर सिचुएशन। उस केस में 1 पहले से एम्प्टी कर रखा है मैंने, 3 भी एम्प्टी रह गया, 2 एम्प्टी हो गए, बट हमें तो एग्जैक्टली 1 को एम्प्टी रखना है। ओके, सो ये है, और अपॉन ये तो नंबर ऑफ एलिमेंट था, इंटू 3 कर देते। इंटू 3 क्यों किया, क्योंकि हमने पहले बॉक्स 1 को एम्प्टी रखा है, और मतलब यूनियन या प्लस बॉक्स 2 में भी एम्प्टी रख सकते हैं एक को, और बॉक्स 3 में भी एम्प्टी, एग्जैक्टली 1 को एम्प्टी होना है, 3 पॉसिबिलिटी, इसलिए इंटू 3 किया। तो ये कितना आएगा जरा देखते हैं, 3 इंटू 2 की पावर 5 कितना होता है। सो 2 टू द 4 8 16 32, 32 माइनस 2 30, तो कितना आ गया 90। तो इसके अकॉर्डिंग अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई निकालते हैं, सो 90 अपॉन 243, इसको जरा सिंप्लीफाई करो, सॉरी कितना था 90 90। सो 3 से काटो 10 हो जाएगा, 9 से 100 काटोगे और कटेगा 10/27 आया। तो ऐसे 10/27 आया, ऐसे आया था 4/7। अब आपसे मैं पूछूंगा क्या डिफरेंस है, ऐसा क्यों हुआ है, यहाँ 4/27 आया है, 4/7 आया है, यहाँ 10/27 आया है, तो ऐसा क्यों हुआ है। आंसर एक्चुअली 10/27 सही आंसर है। तो ये वाला मेथड जो है वो सही है, पहला वाला मेथड इस क्वेश्चन के लिए गलत है। क्वेश्चन है क्यों, इसकी वजह ये है कि यहाँ बॉल्स डिस्टिंक्ट थे, मतलब डिफरेंट बॉल्स हैं, 1 2 3 4 5 लेवल्ड हैं, बॉक्स भी डिफरेंट है,
जो बॉक्सेस हैं दे आर डिस्टिंक्ट, मतलब बॉक्सेस भी लेवल्ड हैं, 1 2 3 बॉल्स भी लेवल्ड हैं, तो इसलिए हमने हर बॉक्स को डिफरेंट ट्रीट किया, हर बॉल को। यहाँ पे जो सिचुएशन लगाई गई हैं, यहाँ पे ये कंसीडर किया गया है कि ऑल बॉल्स आर आइडेंटिकल, यहाँ पे 5 बॉल्स आर आइडेंटिकल, तो जस्ट ये मैटर किया है कि किस बॉक्स में कितना है, बॉल्स को आइडेंटिकल माना गया है, लेकिन यहाँ पे बॉल्स क्या हैं, डिस्टिंक्ट थे, हर बॉल डिस्टिंक्ट है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है सैम्पल स्पेस में 243 है, और वहाँ पे कम पॉसिबिलिटी है क्योंकि हमने ये मान लिया कि सारे बॉल्स आइडेंटिकल हैं। तो आप यहाँ It's 12 दो o'clock. एक एक या दो 2 1 2 रखा हमने इस तरह से। सो वी हैव लेवल, हमने बॉल के लेवल का ध्यान नहीं रखा, जैसे मान लो पहला बॉल यहाँ आया, दूसरा यहाँ आया, तीसरा यहाँ आया, या पांचवा यहाँ आया, चौथा यहाँ आया, तीसरा यहाँ, मतलब कहने का मतलब ये है कि बॉल के पोजीशन से काउंटिंग पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि हमने सारे बॉल को आइडेंटिकल मान रखा है। तो ये फॉर्मूला तब यूज होता जब उसमें ऐसा होता बॉल्स आर आइडेंटिकल या इनडिस्टिंग्विशेबल होता है ना। तो ये सब थोड़े कुछ रेस्ट्रिक्शंस है जो वर्ड प्रॉब्लम आपको समझ आएगा। तो ये आंसर तब होता जब बॉल्स आइडेंटिकल होते, बट यहाँ पे बॉल्स आर ऑल्सो डिफरेंट एंड बॉक्स आर ऑल्सो डिफरेंट। हाँ, बॉल्स आर आइडेंटिकल, बॉक्स आर डिफरेंट हमने लिया है ना, बॉक्स आर डिफरेंट कि 1 2 3 3 बॉक्स लिए हमने, तो उस तरह से। सो दैट्स वाई आंसर डिफर हुआ, चेक करो। तो ये करेक्ट आंसर है सेकेंड वाला। तो जस्ट ये एक्सपेरिमेंट मैं कर रहा था ताकि आपको डिफरेंस दिखे, ये तो मैं भी ऑब्जर्व कर रहा था कि व्हाट इज द डिफरेंस। चेक करो, कहीं डाउट है तो बताओ। सर इसमें एक और पार्ट दिया है और आंसर में ना सिर्फ एक पार्ट का आंसर दे रखा है। कोई बात नहीं, उसने छोड़ दिए होंगे दूसरे पार्ट, चलिए दूसरा पार्ट कर लेते हैं। तो आई थिंक वो लास्ट पार्ट का आंसर दिया होगा, क्योंकि उसने क्या किया, जहाँ सॉल्यूशन देखे हैं ना, सॉल्यूशन बुक भी ऑलरेडी, तो लास्ट का आंसर लिख दिया, तो दूसरे पार्ट का आंसर दिया होगा। तो मैंने पहले पार्ट का किया है। ऑल्सो देखिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल बॉक्सेस आर ऑक्यूपाइड। तो इसका मतलब ये हुआ आपका कि क्या प्रोबेबिलिटी है तीनों बॉक्स ऑक्यूपाइड है, मतलब नो बॉक्स इज एम्प्टी, जो बी पार्ट आप इसका कह रहे हैं 26 का। सो दे वांट टू से probability all boxes are occupied, मतलब probability ये है no box is empty, right? ये मतलब ये हुआ कि कोई बॉक्स एम्प्टी नहीं है, सारे ऑक्यूपाइड हैं। ओके, तो अगर मैं इसको नो बॉक्स इज एम्प्टी, तो अगर कॉम्प्लीमेंट वे में इसको लिखूं तो क्या होगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी, सर एटलीस्ट वन इज एम्प्टी। राइट, एटलीस्ट 1 इज एम्प्टी। तो एटलीस्ट 1 में या तो एक एम्प्टी हो सकता है, तो जैसे आपने कहा, अभी पूरा लिख देता हूँ, एटलीस्ट 1 बॉक्स इज एम्प्टी। इसको और खोलेंगे तो एटलीस्ट 1 में आता है आइदर 1 और 2 और ऑल 3, तो ऑल 3 एम्प्टी तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि 5 बॉल है, मुझे उसी 3 में रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ऑल 3 कैन नॉट बी एम्प्टी। सो यहाँ पे होगा एग्जैक्टली 1 इज एम्प्टी, ऐसा कर सकते हैं, या मतलब माइनस जो पॉसिबल केसेस हैं, एग्जैक्टली 2 इज एम्प्टी, 2 आर एम्प्टी, और माइनस लिख सकते हैं एग्जैक्टली 3 आर एम्प्टी बट ऑल कैन नॉट बी एम्प्टी, तो प्रोबेबिलिटी उसकी 0 हो जाएगी। ठीक है, सो तो इसको 0 हो जाएगा। अब आप देखो, तो 1 माइनस इसका आंसर अभी हमने कैलकुलेट किया है ऊपर 10/27, तो इसका नहीं करना। अब इसका देखते हैं, इसने एग्जैक्टली 2 आर एम्प्टी, तो चलो 2 को एम्प्टी कर देते हैं, 1 2 3 बॉक्स हैं, 1 2 3, तो हमने पहले 2 को एम्प्टी पहले जानबूझ के कर दिए, हटा देते हैं। तो मतलब 5 बॉल्स हैं, अब 2 को एम्प्टी रखना है मुझे, तो ईच बॉल हैज़ ओनली 1 चॉइस, उसको थर्ड बॉक्स में ही जाना पड़ेगा। तो 1 1 1 इससे ओनली है ना, सो 1 अपॉन कितना था सैम्पल स्पेस में, 3 की पावर कितना 5 ना, पहले पे 3 दूसरे, हाँ, लेकिन ये मैं एक के, अभी मैंने दूसरे तीसरे को एम्प्टी मतलब केस ले रहा हूँ, तो अभी हम जो ये तो आंसर निकाला हूँ 1/3 के बार 5, ये तब जब फर्स्ट एंड सेकेंड आर एम्प्टी, बट आप हो सकता है फर्स्ट एंड थर्ड को एम्प्टी रखो, सेकेंड में आएगा सारा, या सेकेंड एंड थर्ड को 3 केसेस है, 1 2 1 3 2 3, तो इंटू 3 कर देते हैं, तो इसका आंसर आपको उसमें दिया होगा, जो फाइनल आंसर के में इसका आंसर होगा ये। तो इसको खोलिए, 1/3 की पावर 4, 3 की पावर 4 कितना होता है, सो 27 81 ऐसा आता है, 81 एलसीएम ले लो, सो 81 माइनस 30 माइनस 1 ये आ जाएगा, तो 81 माइनस 31,
तो आई थिंक 50/81 कैंसिल होगा, 9 9 जा है ना, कैंसिल नहीं होगा। आई थिंक ये आंसर होगा। देखिए तो ऑफिस जो पीछे आंसर यही दिया होगा 50/81। तो ये आपके एक्चुअल आंसर है, चेक कीजिए। यस सर यही है। हम्म। सर मुझे एक और डाउट था कि सर आपने जो फर्स्ट वाले पार्ट में दो मेथड से करा था, तो सर जैसे पार्ट मेथड वन में हमारे पास बॉल उसने आइडेंटिकल एज्यूम करा था, जी तो सर जो हमने इससे पहले जो क्वेश्चन करा है उसमें जो हमारे डाइस पे नंबर होते हैं वो भी तो डिस्टिंक्ट होते हैं और इसमें बॉल्स भी डिस्टिंक्ट है, तो सर वो उस वाले मेथड में वर्क हो गया, इसमें नहीं हो पाया। नहीं, वहां मुझे सम ही निकालना था। यहाँ सम पे बात नहीं कर रहा था, यहाँ तो प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा था। वहां पे रेस्ट्रिक्टेड था, तो वहां स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। मतलब हमें था कि x1 प्लस x2 प्लस x3, तो वहां जो डाइस हैं चारों डाइस आइडेंटिकल है कि नहीं है। सर चारों डाइस तो आइडेंटिकल है। हाँ वही तो यहाँ भी है ना, वही चीज़ है, दैट्स वाई। तो वही तो कह रहा हूँ कि जब आइडेंटिकल होंगे तब ऐसा होगा। तो वहाँ चारों डाइस आइडेंटिकल थे। ओके सर। हम्म। तो वहाँ मुझे सम की बात कर रहा था कि 4 नंबर का सम आपको 36 चाहिए, 14 चाहिए। तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड था, उसमें ये लॉजिक लगाना ही नहीं था, आइडेंटिकल है नहीं है, क्योंकि वहाँ बॉल बॉक्स का कॉन्सेप्ट नहीं था। बट वो चारों डाइस तो आइडेंटिकल ही थे ना, इसलिए हमने x1 x2 x3 x4 ले लिया ऐसा। ओके सर। ओके, और कुछ डाउट है किसी को? चलिए, अगर डाउट नहीं है तो स्टॉप करते हैं। थैंक यू, मिलते हैं कल।